उपस्थित सभी इज्जत के योग बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मेरे से पहले साथियों ने अपनी बात रखी और सभी ने आपको ये बताने का प्रयास करा कि आज के हालात क्या हैं और आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश की हालत पूरे देश में सबसे ज़्यादा खराब है और जब मैं उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा खराब, तो उसका कारण एक है कि योगी जी जब पावर में आए थे 5 साल पहले, 4.5 साल पहले, तो उन्होंने 3 वादे किए थे। मैं आपको 4.5 साल पहले ले जाना चाहता हूँ, हमारे पत्रकार साथी भी बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाएगा। अध्यक्ष जी, 14 दिन बोले थे उन्होंने, गन्ने का पेमेंट हो जाएगा। 15 दिन में गड्ढे भर जाएंगे सड़कों के और प्रत्येक साल 5 लाख नौजवानों को रोजगारी देने का काम करेंगे। बड़े मियां तो बड़े मियां, जो बड़े मियां दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने 2 करोड़ का वादा किया था प्रत्येक साल। आपके योगी जी ने 5 लाख का वादा किया और अब 4.5 साल होने पर वो कहते हैं कि मैंने 4.5 लाख नौकरियां प्रदेश के नौजवानों को दी हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि आपको 5 साल में 25 लाख देने थे, आपने 4.5 लाख दिए, इसलिए 20.5 लाख नौजवानों की हक तलफी की है। उनके साथ नाइंसाफी करने का काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। ये कहीं नहीं हो रहा तो हिंदुस्तान में लगातार झूठ बोलने का काम हो रहा है। अगर मैं कहूं, आप लोग तो रोज देखते हो, प्रधानमंत्री तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। जब ये सरकार पावर में आई थी तो 60 रुपये डीजल था, आज डीजल का रेट 90 रुपये, पेट्रोल का रेट 100 रुपये से ऊपर कूद गया, दाल का रेट जो 70-80 रुपये था वो 100 रुपये कूद गया, सरसों का तेल जो 80 रुपये था वो 200 रुपये तक जा रहा। इसका मतलब ये है कि महंगाई की मार बढ़ रही है। आज घर घर में परेशानी है, रसोई चल नहीं रही है। रसोई गैस का रेट पिछले 2 महीने में 50 रुपये बढ़ गया, 25-25 रुपये करके। और मोदी जी रोज टीवी पर इतरा रहे हैं, रोज तरह तरह की घोषणाएं कह रहे हैं। इनका नाम अब नरेंद्र मोदी नहीं है, इनका नाम महंगाई मोदी रखने का काम करो कि ये महंगाई मोदी है और जब तक मोदी इस देश में रहेगा महंगाई नहीं रुक सकती, इसलिए मोदी का हटाना जरूरी है। और इसकी शुरुआत 2022 से होने जा रही है। जब उत्तर प्रदेश से साफ करोगे तो फिर दिल्ली का नंबर आएगा। बंगाल से साफ हो गए, हरियाणा में हार गए तो खुशामद करके चोटा लगे पोते को ले आए, वहां चुनाव हारे। गोवा में बेईमानी की, मणिपुर में बेईमानी की, मैं कितने राज्य आपको गिनाऊं, महाराष्ट्र में इनकी सरकार नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी का सब राज्यों से सफाया हो रहा है और 5 राज्यों में चुनाव हो रहा। मैं आज घोषणा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इनका कोई पुरसा हाथ नहीं है, ये दोनों जगह से हटने वाले हैं। ये रोज झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। भाजपा, बीजेपी का माने समझते हो, बहुत झूठी पार्टी। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। अभी आपके बीच में आएंगे तो किसान पंचायत लगाएंगे। 7 महीने से किसान बॉर्डर पर बैठे हैं। क्या मांगे उनकी मांगे कि तीनों कानून रद्द करो और एमएसपी लागू करो। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम जो सरकार तय करती है गेहूं का 1900-1950 रुपये तय किया है, इससे कम ना मिले। हम ये नहीं कहते कि सरकार सारा गेहूं 1950 में खरीदे, नहीं, पर ये कानून जरूर चाहते हैं कि चाहे किसान का गेहूं व्यापारी खरीदे, चाहे सरकार खरीदे, चाहे दिलनवाज खरीदे, कोई भी खरीदे, वो 1950 रुपये से कम खरीदा जाएगा तो उस पर कानून बनना चाहिए। ये अपराध है। सरकार तो 6%, 7%, 10% खरीदती है। चावल के साथ यही हुआ, धान के साथ, गन्ने के साथ हक तलफी हो रही है। 10,000 करोड़ रुपए बकाया। योगी जी कह रहे 15 दिन में दे दूंगा
और पता है कि विज्ञापन आ रहा आजकल मैं देखता हूँ अखबारों में, टीवी में, सॉरी अखबार वाले तो कम दे रहे हैं पर टीवी पे लगातार वही चलता रहता है कि हमने इतने लाख करोड़ इतने रुपए गन्ने का दे दिया। नहीं, हमने अप्रैल में गन्ना डाल दिया था, आज अक्टूबर सितंबर आने को है, आप 4 महीने 5 महीने से किसान का पैसा खा रहे हैं मिल मालिक। ये ब्याज सहित पैसा मिलना चाहिए। योगी जी तुम चुनाव में जाओगे तो वादा करो कि उससे पहले हम गन्ने का पेमेंट दिलाएंगे। हम 28 तारीख को, कल का दिन 28 तारीख का हमने तय किया कि उत्तर प्रदेश की हर हम तहसील को घेरेंगे। गन्ने के पेमेंट का सवाल है और तमाम सवाल हैं। इन तमाम सवालों पर जो किसान क्रांति दिवस के रूप में कल हम मना रहे हैं और हम हर लोग उसको तहसील को घेरने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि कल आप अपनी तहसीलों पर जाएं, वहां जाकर किसानों के सवालों को उठाएं और हम जो किसान क्रांति हो रही है इस देश में, आज सरदारों को खालिस्तानी, यूपी बॉर्डर पर बैठे हुए किसान यूनियन के लोगों को आतंकवादी, ये 2 नाम इन्होंने ढूंढ लिए। अरे अगर कोई आतंकवादी है तो मोदी जी वो आपके पास बैठे हैं। आतंकवादी कौन है? जो मिलावटखोरी कर रहा है, जो जमाखोरी कर रहा है, जो लूटने का काम कर रहा है, वो आतंकवादी नहीं है। अगर एक लड़का किसी के चाटा मार देगा तो उसके घर को ढा देंगे और कह देंगे कि आतंकवादी है, हम इसका घर गिराएंगे। वो आतंकवादी नहीं है। हम तो हमारे दो, ये 2 लोग हैं, आप समझ गए होंगे ना 2 को। देश में 2 ही लोग हैं जिनकी चल रही है, बाकी किसी को कोई नहीं पूछता है। और इनके 2 हैं, अडानी और अंबानी। अडानी की संपत्ति 2.5 गुना हो गई पिछले 6-7 साल में। मोदी जी के राज में 2.5 गुना अंबानी की संपत्ति हो गई, अडानी की और अंबानी की 2.25 गुना हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मेरे पत्रकार भाई बैठे हैं, स्टेज पे कुछ नेता लोग बैठे और आप लोग हो, आपकी संपत्ति सन 22 में दुगनी करने का वादा किया था, आपकी तो आधी कर दी ना, आपकी तो आधी हो गई ना। सारा पैसा डीजल में, खाद में, उसमें चला गया। और ये पत्रकार भाई बता दें किसकी तनख्वाह दुगनी हुई है? किसके? एक नेता का एक घर का 2 घर बने। तो अंबानी के कैसे 2.25 गुना हो गया, अडानी के कैसे 2.5 गुने हो गए? इसका सवाल हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि मोदी जी तुम अडानी और अंबानी के आदमी हो, तुम अडानी और अंबानी के लिए राज कर रहे हो और उनका पैसा लेकर दिन भर टीवी पे देखने का काम करते हो। ये बकवास इस मुल्क में बंद होनी चाहिए। मैं आपसे कहने आया हूं कि जो अडानी और अंबानी की वकालत करेगा, जो अडानी और अंबानी का काम करेगा, वो शाने के किसानों का, मजदूरों का, दलितों का उनका नेता नहीं हो सकता। वो उन्हीं का नेता जो गुजरात में बड़े बड़े सेठ बैठे हुए हैं। आज सबकी संपत्ति बढ़ रही है और मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि किसानों के साथ हकतलफी हो रही है। गन्ने का रेट 5 साल में, 4.5 साल में 5 रुपए बढ़ा है। अभी केंद्र सरकार ने 5 रुपए बढ़ाए मुंशी रामपाल जी, और योगी जी का साधुवाद देखो। भाई साधु है ना, मैं तो साधु ही मानता हूं उनको। उनका साधुवाद ये है कि जो बिजली का रेट 100 रुपए हॉर्स पावर था उसे 180 कर दिया। गन्ने का मेरे प्यारे ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। 3-4 साल से गन्ने पर का ब्याज भी नहीं मिला है। गन्ना कानून में लिखा हुआ कि 14 दिन के बाद जो मिल पेमेंट करेगी वो 15% ब्याज देगी। ये गन्ने का कानून है, ये कानून मैंने नहीं बनाया, ये आजाद भारत के बाद जो हमारे नेता थे उन्होंने बनाया। आज गन्ने का ब्याज नहीं मिल रहा है, 10,000 करोड़ बकाया है, 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ाया। बिजली का रेट आपने 180 कर दिया 100 रुपए का। और तो और जो आपका खाद का कट्टा है ना, उसमें से 5 किलो डाई और निकाल लिया। ये चोर सरकार है। आपका 50 किलो का कट्टा 45 का कर दिया ना। तो फिर और क्या चाहते हो बीजेपी से? नहीं, क्या चाहते हो? और मदद चाहते हो इस चुनाव में? अगर इस चुनाव में भी जिता दोगे तो 45 का 40 हो जाएगा, 180 का 250 हो जाएगा। कृपा करो महाराजो, तय करो कि अपने साथियों से गांव गांव जाकर कहोगे कि किसान की, नौजवान की, मजदूर के खिलाफ सरकार है। मोदी जी 2 करोड़ का वादा किया था, 7 साल में 14 करोड़ नौकरी मिलती नौजवानों को। आपने तो 2 भी नहीं दी है, तो कहां 12 करोड़ को खा गया।
और एक और है, मैं पत्रकार भाइयों से खासकर कहना चाहूँगा, ये बुद्धिजीवी हैं, इनकी बात बहुत दूर तक जाती है। मेरी बात तो इस हॉल में जा रही है, कार्यकर्ता गांव में बता देंगे, पर आपकी बात तो लाखों लोगों में जाएगी। अभी डिजिटल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, पता नहीं कौन कौन सी इंडिया चल रही है। भारत को तो भूल ही गए। भारत माता की तो जय बोलते हैं वोट के लिए, वरना हर जगह डिजिटल इंडिया, ये इंडिया, न्यू इंडिया, पता नहीं कौन कौन सी इंडिया। इंडिया तो अंग्रेजों का था, हमारा तो भारत है। मोदी जी, हमारा भारत है। आज एक बयान केंद्र सरकार का आया था, याद करो, कि 20,000 करोड़ रुपया हमने बेरोजगार नौजवानों को दे दिया है। मैं जितने लोग स्टेज पर नेता बैठे, चूंकि तो सिफारशी लोग हैं, इनकी सिफारिश से तो औरों को भी काम मिलता है ना, बोलते क्यों नहीं हो जी? और आपको तो इन्हीं की सिफारिश करानी पड़ेगी। तो अगर इधर वाले लोगों को और इधर वाले लोगों में से किसी एक के परिवार को 1 रुपया बेरोजगारी पे मिला हो तो वो हाथ उठा दे कि मेरे परिवार को बेरोजगारी पर पैसा मिला। नहीं मिला ना? नहीं मिला। तो कहाँ गए 20,000 करोड़? इस 20,000 करोड़ की जांच होनी चाहिए सीबीआई से। ये अलग बात है कि सीबीआई मोदी जी की जेब की है। अभी राकेश अस्थाना को बनाना चाहते थे, धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसने कहा कि नहीं, चूंकि 3 आदमी होते हैं उसमें तय करने वाले, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और अपोजिशन लीडर। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, ये आदमी सीबीआई का डायरेक्टर नहीं हो सकता, तो दिल्ली का चीफ पुलिस कमिश्नर बना दिया। रिटायर हो गए थे, ये है माननीय मोदी जी। चीफ जस्टिस उसको इग्नोर कर रहा है तो दिल्ली का बना दिया। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि सीबीआई से करा ले, और हमारी मांग है कि रिटायर जजेस की जांच होनी चाहिए कि 20,000 करोड़ कहाँ गए। यशवीर जी, ये 20,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में गए हैं, ये आरएसएस के कार्यकर्ताओं के घर में ये पैसा गया। ये मोदी जी, आपने बैंक से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 20 करोड़ रुपए बांट दिया। ये मेरा इस सम्मेलन में आरोप है और इसकी जांच करा ली जाए। प्रोफेसर साहब, मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं जिस सम्मेलन में जा रहा हूँ, हर तीसरे दिन जा रहा हूँ, मैं लोगों से हाथ उठाकर पूछता हूँ, यारो एक आदमी तो शाने में बता दे जिसको पैसा मिला हो। ये पत्रकार भाई बता दें, इनके जानने वाले को मिला हो तो मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। तो 20,000 करोड़ की जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये बताओ मुझसे। भारतीय जनता पार्टी वाले आपके काम में आएंगे। जब हम लोग पढ़ते थे तो माँ बाप ये सोचते थे कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आंखों का सहारा बनेगा। आज वो बुढ़ापे की जो लाठी थी वो बोझ बन गया। ईद का दिन आता है तो ईदी देने को 100 रुपये नहीं, रक्षाबंधन आया अभी गया है ना, तो बहन को देने के लिए 100 रुपये नहीं है बेरोजगार नौजवान पे। और लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, कम उम्र में शादी कर रहे हो, माफ करेंगे मुझे एसवीर जी, कम उम्र में शादी कर रहे हो। और अगर वो लड़की कह दे किसी गांव में, बीटा में या वेरे में या और किसी गांव में, लोधी जी खड़े इनके यहाँ से, कि मुझे जरा सियाने में सनीमा दिखाला, तो जेब में तो पैसा नहीं है टिकट का, मोटरसाइकिल में तेल नहीं है, वो बाप के सामने भी बेइज्जत हो रहा और अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत हो रहा। ये है नरेंद्र मोदी, ये दिया नरेंद्र मोदी ने इस देश को। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी मांग है लोकदल की। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जो काम हाथ से हो सकता हो उसके लिए बड़ी मशीन का इस्तेमाल मत करो। महात्मा गांधी कहते थे जो काम हाथ से हो सकता। हमारी मांग है इस सम्मेलन में कि प्रत्येक बेरोजगार नौजवान को 50-50 लाख रुपया बिना ब्याज के, आप गारंटी पे दो, पैसा वापस लो। मैं ये नहीं कह रहा प्रोफेसर साहब के पैसा वापस मत लो, पर बिना ब्याज के 50-50 लाख रुपए दो और वो अपने 12 पर, अपने हाथे पर, अपने घर में छोटी इंडस्ट्री लगाएं। दिया सलाई, जूता, किताब, कॉपी, कपड़ा, जो भी काम, साबुन, जो काम हाथ से हो सकता हो, इन नौजवानों को उस पर लगाओ। ये अपनी पत्नी को लगाएंगे, अपने भाई को लगाएंगे, अपने दोस्त को लगाएंगे, तब करोड़ों लोगों को काम मिलेगा, तब बेरोजगारी खत्म होगी। ये चौधरी चरण सिंह और महात्मा गांधी का सिद्धांत। आज चौधरी चरण सिंह जी की नीति के बिना ना गांव का गुजारा हो रहा, ना शहर का हो रहा। शहर के लोग कहते हैं कि त्यागी जी, ये तो चलो शाना तो शहर नहीं है भाई, बुरा मत मानना दिल नवाज, ये तो कस्बा भी गांव से बुरा हो रहा है, इंतजाम अगर देखोगे तो। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो पैसा चौधरी चरण सिंह कहते थे अगर किसान की जेब में पैसा आएगा तो सबसे पहले भागकर वो दुकान पर जाएगा। अगर गन्ने का पेमेंट आएगा तो शाने की दुकानों पर चहलकदमी हो जाएगी, साइकिल, जूता, कपड़ा बिकेगा।
अगर तुम्हारी जेब में पैसा नहीं आएगा तो ये जो दुकानदार है ये भी मक्खी मारने का काम करेंगे। ये मैं आपके बीच में, इसलिए किसान पे जब पैसा आएगा तो छोटा व्यापारी भी जाए। और अगर पेट्रोल का दाम बढ़ाओगे, डीजल का दाम बढ़ाओगे तो पता रुपए कहाँ जाएगा। एक बड़े सेठ की जामनगर में सरकार के पैरेलल एक रिफाइनरी चल रही है। अगर 80 रुपए में मोदी जी ने पेट्रोल दे दिया तो लाला जी को 20 रुपए पर लीटर का नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप लूट रहे हो। आपको याद हो, मैं फिर आपको पीछे ले जाता हूं। एक जमाने में उनके सारे पेट्रोल पंप बंद हो गए थे क्योंकि उनका रेट ज्यादा था और सरकार का कम था। मनमोहन सिंह के जमाने में, याद करो आप। आज उनके पेट्रोल पंप ना सूख जाएं, उनकी जेब में पैसा जाए, इसलिए आपको लूटा जा रहा है। और जब रेट घटने लगता तेल का तो फट देसी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाती है। एक्साइज ड्यूटी का बढ़ाने का मतलब कि जामनगर वाले सेठ का, अंबानी का पेट्रोल और डीजल बिकता रहे और आप लूटते रहो। ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। और ये सवाल मेरे ऐसे नहीं है। मैं चौधरी चरण सिंह का शिष्य हूँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया, वो इकोनॉमिक्स जानते थे। आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर कमजोर हो जाएगी तो शहरी अर्थव्यवस्था भी मर जाएगी। ये मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूँ। अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया, और महात्मा गांधी तो ये कहते थे कि जब तक गांव वालों के का जो सामान शहरियों के जेब में गया है, जब तक वो वापस नहीं लौटेगा तब तक मैं ग्राम स्वराज नहीं मानूंगा। वो महात्मा गांधी थे। आज राम की बात हो रही है। राम को तो मैं भी मानता हूँ। राम मंदिर का मैं कोर्ट को धन्यवाद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनवाने का काम किया। जिस दिन राम मंदिर बनता है उस दिन सारी भारतीय जनता पार्टी वहाँ जाके प्रार्थना करती है जैसे कि इनका ही कोई इस पर क्या बोलते हैं ट्रेडमार्क होता है ना, ट्रेडमार्क हो राम पर। राम को मैं भी मानता हूँ। मैं मुस्लिम भाई जो है मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि राम मेरे आराध्य हैं। हमारे घर वाले, हमारे बुजुर्ग जब हल चलाते थे तो कहते लो राम का नाम, ईंट रखते थे तो लो राम का नाम। राम हमारे कण कण में है, पर हमारा राम और इनका राम फर्क है। मेरा राम गांधी जी का राम है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। वो गांधी जी का राम था। और इनका राम लो राम का नाम और कर दो सामने वाले का काम। इनका राम नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है, विचारणीय विषय है। राम के नाम पर वोट लूटेंगे, आपका माल लूटेंगे, जमाखोरी करेंगे, मिलावटखोरी करेंगे और राम के नाम पर सारा बिजनेस करेंगे और राज चलाएंगे। इसका मैं विरोध करने आपके सामने आया। राम हमारे हैं, राम को हम भी मानते हैं, पर हमारे राम पाक साफ राजा वो राम हैं जिन्होंने एक व्यवस्था दी थी। हमारा राम इनका राम नहीं है कि जो दिन भर मिलावटखोरी की राय देते हों। मैं उस राम को नहीं मानता। इसलिए मैं आपसे कहना है कि हमको सोच समझ के काम करना है। हमको धर्म के आधार पर नहीं बंटना है, हमको जाति के आधार पर नहीं बंटना, हमको वर्गों के आधार पर इकट्ठा होना है। किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, छात्र वर्ग, पत्रकार वर्ग, ये चौखंबा राज जो लोहिया कहते थे, उसमें एक खंबा इनका भी है जो साथी बैठे, एक खंबा इनका भी है जो राज्य में जाएंगे, एक अधिकारियों का भी है। ये चौखंबा राज है। और चौखंबे राज में अगर आप चौखंबे राज का स्वागत नहीं करोगे, उस लोकतंत्र का स्वागत नहीं करोगे, ये लोकतंत्र जो दिया है गांधी जी और चौधरी चरण सिंह जी ने, इसलिए मैंने चौधरी चरण सिंह जी का जिक्र किया। चौधरी चरण सिंह जी के मैं बहुत काम आपको बता सकता हूं। मैं आपको एक काम उनका, चूंकि ज़्यादा बताऊंगा बहुत देर हो जाएगी, और मैंने अपने साथियों से कहा था कि मैं जल्दी समाप्त करूंगा, चूंकि बाद वाले घर में जब खाना बनता है ना, तो महिला जो खाना बनाती है सबसे बाद में जो खाती है उसे सबसे कम सामान मिलता है। और जो नेता भाषण करता है तो उसको सुनने वाले भी हो। नहीं, वो आपकी बात नहीं है, वो थोड़ा थक से जाते हैं सुनते सुनते। तो मैं पक्का, तो मैं आपसे कहने आया हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी ने, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, उनका एक काम बता रहा हूँ आपको बस। जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कैबिनेट सचिव से पूछा कि भाई 20% शहरियों के लिए आपने शहरी विकास मंत्रालय बना रखा है, 80% गांव वालों के लिए कौन सा मंत्रालय? तो बाबू साहब बगल झांकने लगे। उन्होंने कहा जाओ फाइल तैयार करके लाओ। आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री जिसने ग्रामीण विकास मंत्रालय स्थापित किया
और उसमें 50% बजट अलॉट करने का काम किया। आज MP साहब सड़क पर नाम लिख रहे हैं, ये मेरा बच्चा ये भी लिख देता कि दिल नवाज की सड़क। माफ़ करिए, ये सड़क इनकी नहीं है, ये सड़क चौधरी चरण सिंह के बजट की सड़क है। जो बजट उन्होंने गाँव को दिया था, जो बजट का उन्होंने बंटवारा किया था, आज आपके गाँव शहरों से जोड़े जा रहे हैं, आज सड़कें बन रही हैं। मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आप चौधरी चरण सिंह जी की अर्थव्यवस्था को, उनकी राजनीति को समझो। वो कहते थे छोटे व्यापारियों से कि आप इन किसानों के खिलाफ मत हो, इनकी जेब में पैसा आएगा तब तुम्हारा घर भरेगा, वरना तो ये खाली रहेंगे तो तुम भी खाली बैठे रहोगे। वो थे चौधरी चरण सिंह। आज ना छोटे व्यापारी की सुनी जा रही है, ना आज किसान की सुनी जा रही है, नौजवान की नहीं सुनी जा रही है। अगर सुनी जा रही है तो उनकी सुनी जा रही है जिन पर बहुत दौलत है। और मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि उनकी संपदा क्यों बढ़ रही है। तो मैं आपसे आखिर में ये निवेदन करते हुए कि चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों को, उनके फोटो को ध्यान में रखो लोकदल वालों। और बहादुर शाह जफर का एक शेर था, उन्होंने कहा था मुगलों के लिए कि अभी भी वक्त है समझ जाओ वे मुगलों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बाबर को याद करते हैं, बहादुर शाह जफर को नहीं जानते। मेरा आरोप है इनको बहादुर शाह जफर को भी पढ़ना चाहिए। जब बहादुर शाह जफर दिल्ली के शासक थे तो उनकी राजधानी पालम गांव तक रह गई थी। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह थे, बल्लभगढ़ भी उनके राज्य में नहीं था। 1857 में तमाम राजा इकट्ठे होकर बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे और कहा कि बादशाह सलामत, आप हमारा नेतृत्व स्वीकार करो। बोले मना मेरे पे फौज है, ना धन है, ना सामान। कहने नहीं, हम आपके साथ खड़े होंगे। और सब उनके साथ इकट्ठे हुए, दिल्ली के बादशाह का तिलक किया उनको, और 1857 की लड़ाई हुई। झांसी की रानी वहां मरती है, बहादुर शाह जफर के लड़के मारे गए। राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के राजा थे चौधरी, उनको फांसी हुई चांदनी चौक में। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वालों अपना दिमाग खोलो, अपना ज्ञान बढ़ाओ। और बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो बहादुर शाह जफर से पूछा अंग्रेज सेनापति ने कि बादशाह बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करें। उन्होंने कहा कुछ सलूक मत करो, मेरा मुल्क छोड़कर चले जाओ। ये बहादुर शाह जफर। बाबर बाबर पढ़ा रहे हो, बाबर बाबर बाबर, अरे बहादुर शाह जफर भी पढ़ा दो। और फिर अंग्रेज ने गुस्से में, चूंकि बर्मा भी उन्हीं के कब्जे में था, तो बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान की किसी जेल में नहीं रखा, उनको बर्मा जेल में भेजा, रंगून भेजा। रंगून में एक शेर है उनका आखिर में कि कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन न मिली कुएं यार में। मुझको दफन होने के लिए 2 गज जमीन अपने देश में नहीं मिले। बहादुर शाह जफर भारत को अपना देश मानता था। तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग आवे तो उनसे कहो कि मुगलों के आखिरी बादशाह को भी पढ़ने का काम करो, राजनीति को समझने का काम करो, आजादी की लड़ाई को समझो। एक भी आदमी RSS का, एक भी आदमी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा बता दे जो जेल गया हो, अंग्रेजों से लड़ा हो। गांधी जी के समान सेनानी लड़े, सुभाष के सेनानी लड़े, किसानों के बेटे लड़े। ये अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुओं को इकट्ठा करने का आंदोलन चला रहे थे। अंग्रेज ने कह दिया RSS वालों से कि तुम हिंदुओं को इकट्ठा करो, तुम आंदोलन में क्यों लगते हो गांधी के साथ। चूंकि तिलक साहब बम्बई में गणेश जी स्थापित कर रहे थे, बम्बई में गणेश की कोई परिकल्पना नहीं थी। सबसे पहले लोकमान्य तिलक ने एक पंडाल बनाया, गणेश जी को स्थापित किया, वहां पूजा की और लोगों के बीच में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वहां से आजादी की शुरुआत तिलक साहब ने की। तो अंग्रेजों ने तिलक के मुकाबले में गोलवरकर और हेडगेवार को खड़ा कर दिया। इनकी उत्पत्ति तो देखो कहां से हुई है, ये तिलक के मुकाबले पे हुए। आप लोग समझो, ये अंग्रेज ने ये कहा कि तुम आंदोलन में मत रहो हिंदुओं, तुम संगठित हो। आज हिंदू हिंदू हिंदू, इनको 3 ही चीज आ रही है, अफगानिस्तान पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को भूल गए, अब अफगानिस्तान चले गए। तो आप सावधान रहो, अपनी बातों को समझो। और हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है। अगर भगत सिंह ने अपनी गर्दन लंबी कराई तो अशफाकुल्लाह भी मुसलमान माँ का बेटा था जिसने अपनी गर्दन लंबी कराई थी जैसे। और फिर आखिर में एक शेर पढ़कर अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी का खून शामिल है वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।